हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। फैन फिक्शन को शुरू करने से पहले गाइस मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ आप सब लोग प्लीज़ इस फैन फिक्शन से हर्ट मत होना। और वांग जी ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, तो प्लीज़ आप सब वांग जी को गलत मत समझिएगा। वो रीज़न क्या है हमें धीरे धीरे स्टोरी में पता चलेगा, और कैसे विंग और वांग जी उस रीज़न से वांग जी को छुड़ाएगा वो सब भी हमें पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग हर्ट मत हुई है और बस मेरे फैन फिक्शन को एंजॉय। तो फ्रोज़न हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग्स के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था। अब आगे अब हमें सुबह करीब 8 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग सीलिंग की तरफ देखकर कुछ सोचते सोचते सो चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसकी पूरी बॉडी में दर्द था, इसीलिए वो बस अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सी नींद में था। तभी वांग जी उस जिंगशी में आता है। उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ थी जो शायद वो विंग के लिए ही लाया था। फिर वो उस दवाई को बेड के साइड के टेबल पे ही रखते हैं और विंग के तरफ अपने कंसर्न आई से देख रहा था। उसे विंग को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था क्यों क्यों उसके साथ ही, उसके वजह से उसने अपनी ही ओमेगा को कितनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो किसी भी हाल में यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा सोचते हुए उसने विंग के सिर पर हाथ फहराया और विंग को जगाने की कोशिश करने लगा। विंग की चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि विंग को शायद अभी भी बहुत पेन हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसकी आंखों के कॉर्नर से अभी तक आंसू निकल रहे हैं। वांग जी को विंग को जितना ज़्यादा देख रहा था उतना ज़्यादा उसका दिल बैठ रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसने कल रात ठीक कैसे बिहेव किया है। वो सोचना भी नहीं चाहता ये सब। उसे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। शायद विंग को अभी जितना बुरा लग रहा है, जितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन विंग ने कल रात सहा था, उससे ज़्यादा, उससे 100 गुना ज़्यादा बुरा शायद अभी वांग जी को लग रहा है। वांग जी को ऐसा मन हो रहा है कि वो अभी यहाँ से भाग जाए, वो इन सब से छुप जाए या फिर कहीं मर ही जाए। वो कैसे एक इंसान हो कैसे जानवरों की तरह बिहेव कर सकता है। वो बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि कैसे उसके साथ ये सब हो जाता है। उसने एक गहरा सा सांस लिया। फिर उसने विंग की उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग उठ नहीं रहा था। वांग जी को समझ आ रहा था विंग इतना ज़्यादा थका हुआ है कि अब वो नहीं उठेगा। इसलिए वांग जी ने विंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाया, विंग को अपने बाहों में लिया और विंग को फ्रेश करने के लिए बाथरूम की तरफ ले गया। वहाँ पे विंग को साइड की ही एक बाथटब टेबल है, वहाँ पे लेटा दिया और विंग को धीरे धीरे साफ करने लगा। विंग की शरीर में वो घाव वांग जी को और ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे ऐसा फील कर रहा था कि हाँ देखो, ये सब तुमने किया है, तुमने अपने ओमेगा के साथ ऐसा किया है, तुमने अपने ओमेगा को ब्लेम किया है। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो इन सब से भाग नहीं सकता है, उसे इन सब का सामना करना ही होगा। फिर वो विंग को क्लीन कराता है और फिर उसे एक अच्छा सा साफ रोब पहना के बेड पे फिर से सुला देता है और फिर उसके रोब को थोड़े हटा के उसे उसके घाव पे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। फिर जब विंग को अच्छे से मेडिसिन अप्लाई कर देना हो जाता है, तब वो फिर से विंग को ठीक से उस रोब को पहना देता है और विंग को थोड़ी देर तक अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है कि विंग जल्दी से जल्दी हील हो सके। वांग जी विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसे सब कुछ याद आ रहा था कि शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ उसने विंग के साथ क्या क्या किया है। वो विंग के चेहरे की तरफ अभी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने थोड़ी देर तक विंग को तो स्पिरिचुअल एनर्जी दिया। जब उसे लगा कि विंग शायद इतने में से ठीक हो जाएगा, तब वो जिंगसी से बाहर निकल गया और अपने अंकल के क्वार्टर की तरफ जाने लगा। अभी उसे बस अपने भाई और अंकल से बात करना है, इसीलिए वो उनकी तरफ चला गया। लान शिचन और लान चिरन वो दोनों ही टी टेबल पे बैठ के अपनी चाय को पी रहे थे और क्लैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी उसने उन दोनों ने ही सुना कि बाहर कोई है।
एक डिसिपल उन दोनों को आके कहता है कि बाहर सेकंड मास्टर लान आए हैं उनसे मिलने। लानचिरन उस डिसिपल को कहता है कि वांगजी को अंदर आने के लिए कह दो। थोड़ी ही देर में वांगजी वहाँ आ जाता है। वो अपने अंकल और अपने ब्रदर को बो करता है, उसके बाद उनके सामने घुटनों में बैठ जाता है। वांगजी के ऐसे सडन रिएक्ट से वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर अंकल चिरन कहता है, वांगजी तुम घुटनों पे क्यों बैठ गए? तभी वांगजी अपने सिर को नीचे झुका देता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है अंकल, मैंने विंग को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वांगजी कहता है, मैंने फिर से वो सब कर दिया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब बोलते हुए वांगजी की आवाज़ टूट रहा था। लान शिचन बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि उसके भाई कितना ज़्यादा बुरा फील कर रहा है अभी, कितना ज़्यादा पेन में है अभी उसका भाई। वो दोनों ही अपने सर को झुका लेते हैं और वांगजी से कहते हैं कि वांगजी तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ अपने आप को दोष मत दो। ये सुनने के बाद वांगजी अपने सर को और भी झुका लेता है, कहता है नहीं अंकल, ये मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सब मेरी ही गलती है। अगर अगर वो सब। तभी लानचिरन कहता है, नहीं वांगजी इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। वांगजी बस चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। लानचिरन भी अपनी बहुत ही पिटीफुल आइज के साथ वांगजी को देख रहा था। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वांगजी अगर ऐसी हालत में है तो इसका किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल वो भी है। अगर वांगजी की जगह वो होते तो शायद आज वांगजी को इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता, लेकिन वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा सोचते वो अपने सर को झुका लेता है और बस वांगजी की तरफ देखने लगता है। तभी लानचिरन वांगजी से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन जिंगशी में ही रहना चाहिए विंग के साथ। तुम विंग के साथ जिंगशी में ही रहो और कुछ दिन से तुम्हें कबीला आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ डिसिपल को कह दूंगा कि वो जिंगशी में तुम्हारे खाने के सारे सामान को रख कर आएंगे। ये सुनने के बाद वांगजी ने बस नोट किया और जिंगशी की तरफ चला गया, लेकिन वो उस रूम से बाहर जा पाता उससे पहले ही वो लानकुरन की तरफ देखा और कहा, अंकल मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों तक विंग से दूर रहना चाहिए। ये सुनते ही लानकुरन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वांगजी से कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना, इससे मुसीबत कम नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा तो तुम्हें विंग के साथ ही रहना होगा। ये सुनने के बाद वांगजी ने बस नोट किया और फिर एक गहरी सी सांस भर के अपनी जिंगशी की तरफ जाने लगा। शिचैन भी लानकुरन की तरफ ही देख रहा था और लानकुरन बस उस रास्ते को देख रहा था जहाँ से वांगजी गया अभी। अब हमें जिंगशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी जिंगशी में डिनर बनाने का प्रिपरेशन कर रहा था। विंग को अभी तक होश नहीं आया था, जिस वजह से वांगजी थोड़ा टेंशन में तो था, लेकिन उसे पता है कि विंग बहुत ज़्यादा पेन में था, इसीलिए वो अभी तक होश में नहीं आया। वांगजी किचन में काम कर ही रहा था कि उसे आवाज़ आता है कि बेडरूम में कुछ गिरा है। उसे जब जब उसने उस आवाज़ को सुना तो वो तुरंत ही किचन से बाहर की तरफ आया। उसने देखा कि विंग बेड से उठने की कोशिश कर रहा है। विंग को होश आ गया है। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। विंग को करीब आधा घंटे पहले ही होश आ गया था। उसने जब अपनी आंखें को खोला था तब वो पहले सीलिंग को देखता है, फिर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि कल रात को उसके साथ क्या क्या हुआ था और वांगजी उसके साथ क्या क्या किया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने पहले खुद को देखा कि वो पूरे कपड़ों में है। विंग को अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बॉडी में शायद ही अभी उतना ज़्यादा पेन नहीं है, लेकिन उसके दिल में जो पेन है वो अनबेरेबल है। शायद आज उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपनी ज़िंदा होने पर, अपनी ओमेगा होने पर उसे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। उसके खुद के हस्बैंड ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया, उसके ऊपर फोर्स किया, उसे मारा। वो कभी नहीं सोच सकता था कि उसका अल्फ़ा ऐसा होगा, लेकिन हाँ, उसका अल्फ़ा ऐसा है और उसका अल्फ़ा ने ही उसकी ऐसी हालत की। उसे नहीं पता वो कब तक सो रहा था, लेकिन जब तक सो रहा था तब तक शायद वो सुकून में था, क्योंकि अब वो जागने के बाद उसे सब कुछ याद आने लगा। पर अब उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, ये पेन शायद कल रात के उस पेन से भी ज़्यादा भयानक है।
उसके आंखों से बस कंटिन्यूअसली आंसू निकल रहे थे। वो बस साइलेंटली रो रहा था और अपनी ओमेगा होने पर अपनी इस लाइफ को लेकर कर्ज कर रहा था। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही रहता है, उसके बाद उसे वॉशरूम यूज़ करना था, इसीलिए वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने बाजुओं में, अपने कमर पर, और अब उसके लेग बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था तब उसके साइड टेबल पर जो सामान रखा हुआ था वो गिर गया था, जिस वजह से आवाज़ हुआ था और जिस वजह से वांग जी बाहर आ गया था। विंग ने जब वांग जी को अपने सामने देखा वो बहुत डर गया। उसके आंखों के सामने वो सारे फ्लैशबैक चलने लगे कि कैसे वांग जी उस पर फोर्स कर रहा था, कैसे उसे बुरी तरीके से मार रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत ही बिस्तर की पीछे की तरफ होने लगता है और अपनी हेड को शेक करने लगता है। विंग की ऐसे रिएक्ट देखकर वांग जी को बहुत बुरा लगा। उसे समझ आया कि वो ये सब डिज़र्व करता है। विंग उससे डरेगा, ये नॉर्मल बात है। उसने काम ही ऐसा किया है। उसने एक गहरा सा सांस लिया और विंग की तरफ बढ़ने लगा। तभी विंग पीछे की तरफ जाते हुए कहता कि नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं वो सब नहीं कहना चाहता था, फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग की आवाज़ टूट रहा था और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वांग जी को बहुत बुरा लगा। वो वो एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सच में वो इंसान कहने का लायक ही नहीं। विंग अभी वांग जी से बहुत बुरी तरीके से डर रहा था। उसे अभी ऐसा लग रहा था कि वांग जी शायद फिर से उसके ऊपर हाथ उठाएगा या फिर उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करेगा। वो अभी ये सब बिल्कुल झेल नहीं सकता है, इसीलिए वो बस पीछे की तरफ जा रहा था और वांग जी से बेग कर रहा था कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दे, वो फिर से वो सब नहीं करेगा, वो वांग जी की हर बात को सुनेगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के सामने बेग करने लगा, जैसे वो कल रात वांग जी के सामने बेग कर रहा था। विंग के ऐसे हालत को देखकर और कंटिन्यूअसली विंग की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो देखकर वांग जी को बहुत बुरा लगा। वो तुरंत ही विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने सिर को डाउन कर लेता है। विंग जब वांग जी को अपने सामने ऐसे बैठे हुए देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो अपनी आंसुओं को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी विंग से कहता है कि प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ़ कर देना तुम्हारी लाइफ को इस तरह से ख़राब करने के लिए, तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करने के लिए। लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करूँगा और जब तक तुम ना चाहो तब तक मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने सर को नीचे झुकाए हुए कहता है, मुझे पता है मैंने जो किया है इसके लिए मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। विंग बहुत ही हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था। अब विंग की आंखों से आंसू निकलना भी बंद हो चुका था। वो हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था कि वांग जी को अचानक से हो क्या गया है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी उससे माफ़ी मांगेगा या फिर वांग जी उससे इस तरह से बिहेव करेगा और वांग जी उससे इतना सारा कुछ बोल देगा। लेकिन विंग बस अपनी कंफ्यूजिंग आई से वांग जी की तरफ देख रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। तभी वांग जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने डिनर बना लिया है, कुछ दिन तक हम कबीले पे नहीं जाएंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, इसलिए जल्दी से फ्रेश हो लो, मैं अभी डिनर लगा देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो किचन में चला गया। विंग तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन वो अपनी दिमाग की घोड़ी को ज़्यादा नहीं दौड़ाता है और बेड से उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। उसके पैर अभी तक शेक कर रहे थे और उसकी बॉडी में भी अभी तक दर्द हो रहा था। लेकिन वो किसी तरह से बिस्तर से खड़ा होता है और लंगड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगता है। इतने में वांग जी सारे खाने को लेकर आ चुका था। वो सारे खाने को टेबल पे रखता है और विंग की तरफ देखता है। विंग लंगड़ाते हुए धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रहा था। वांग जी को ये देख के बुरा लग रहा था। उसने विंग की तरफ
गया और कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। वांग जी की आवाज़ सुनते ही विंग थोड़ा सा घबरा गया था। उसने अपनी हड़बड़ाती हुई आवाज़ में कहा कि नहीं नहीं राजकुमार, मैं खुद से चला जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी उससे पहले उसके पास पहुँच चुका था और उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझसे डरना बंद करो, मैं बस तुम्हें बाथरूम तक पहुँचा दूँगा। विंग कुछ नहीं कहा, वो बस अपने सिर झुकाए वही खड़ा हो गया। वांग जी ने उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम में जाके छोड़ आया, फिर बाथरूम के बाहर आके खड़ा हो गया। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था वांग जी कैसे बिहेवियर, क्योंकि पहले भी वांग जी उसे पनिश करता था तो कभी उससे बात भी नहीं करता था, लेकिन अचानक से वांग जी उसके साथ बात करने लगा, उससे ढंग से पेश आने लगा। क्या ये सब उस वजह से है कि कल वांग जी ने मेरे साथ बुरा बिहेव किया था? विंग को वांग जी के ऐसे सडन चेंजेस समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने आप को फ्रेश किया, फिर बाहर आने लगा। वांग जी बाहर ही विंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। उसने जब देखा बाहर विंग आ रहा है तो उसने विंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लिया। विंग को थोड़ा तो डर लग रहा था वांग जी से, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वांग जी उसे लेके डाइनिंग टेबल पे चला गया और उस टेबल पे जाके बैठ गया। उसने विंग के लिए खाना सर्व कर दिया। विंग बस अपने सर को डाउन किए नीचे की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी ने एक सूप की बाउल को लिया और थोड़ा सा सूप पोर करके विंग को दिया। विंग ने बस उस सूप की बाउल को ले लिया और उस सूप को पीने लगा। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। विंग अब उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और डरा हुआ है। पहले भी विंग उसके साथ इतना ज़्यादा इजी नहीं था, लेकिन वो कभी भी उसके साथ डरता नहीं है, लेकिन अभी विंग उससे डर रहा है। ये देख के वांग जी को थोड़ा हर्ट फील हो रहा था, लेकिन ये गलती उसका ही है और उसे अपनी गलती को पनिशमेंट लेना ही होगा। ऐसे उन दोनों का डिनर कंप्लीट हो जाता है। वांग जी सारे डिश को वॉश कर लेता है। विंग बेड पे लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा है कि वांग जी भी उसके पास ही आके सोएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वांग जी जिंगशी को अच्छे से बंद कर लेता है और विंग की रूम के सारे मोमबत्तियों को बुझाने के बाद विंग को गुड नाइट विश करता है और पास ही के रूम में चला जाता है। विंग को ये देख के थोड़ा सा राहत महसूस होता है। वैसे उसे नींद तो इस वजह से भी नहीं आ रहा था क्योंकि उसे आदत हो चुका था वांग जी के साथ सोते हुए, लेकिन वो अभी चाहता नहीं था कि वो अभी अकेला रहे। वांग जी उससे कुछ दिनों तक थोड़ा सा दूर रहे, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। इस 2 दिनों में वांग जी और विंग दोनों में से कोई भी कबीला नहीं गया था। विंग का तो मन बार बार कह रहा था कबीला जाने के। वो जिंगी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इस 1 महीने में वो जिंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वेंचिंग के साथ भी वो बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। इसीलिए पूरा उसका मन थोड़ा अपसेट तो था, लेकिन वांग जी ने कहा था कि कुछ दिनों तक वो लोग कबीला नहीं जाएंगे। इसीलिए विंग वांग जी की बातों को मानते हुए जिंगशी में ही रहता है। वो जिंगशी के बाहर गार्डन के साइड बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि शिचैन उसी की ओर आ रहा है और शिचैन के हाथ में जिंगी है, जिसे देखकर विंग की आंखें चमक उठी थी। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है। तभी शिचैन उसके सामने आता है और विंग शिचैन को बो करते हैं। शिचैन भी विंग को बो करता है। तभी शिचैन विंग को जिंगी को देता है। जिंगी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो विंग के साथ खेलने लगता है। असल में वेंचिंग भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी, क्योंकि ऐसा शादी के बाद से ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब विंग वेंचिंग से मिलने नहीं आया हो। वो और वेंचिंग बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका था और जिंगी के आने के बाद तो विंग जिंगी से इतना ज़्यादा अटैच हो चुका था कि जैसे विंग ही उसकी मॉम हो। लेकिन 2 दिनों से विंग जिंगी से मिलने नहीं आ रहा है, इसलिए वेंचिंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। इसलिए उसने लान शिचैन को कहा था कि वो विंग से मिलने जाना चाहता है, लेकिन लान शिचैन को पता है कि अभी शायद विंग ठीक हालत में ना हो। वांग जी ने कहा था कि उसने गलती से विंग को हर्ट कर दिया है, इसीलिए उसने वेंचिंग से कहा था कि वो जिंगी को विंग से मिला के आएगा और वांग जी और विंग अभी थोड़ी देर के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करे तो वो डिस्टर्ब ना करे। ये सुनने के बाद वेंचिंग शिचैन के बातों पे एग्री कर जाता है। तभी लान शिचैन विंग से पूछता है, विंग वांग जी कहाँ है? ये सुनते ही विंग जिंगी की तरफ देखते हुए कहता है कि राजकुमार
मार्केट गया है, उन्हें कुछ सामान लाना था। शिचन स्माइल करता है और फिर कहता है, तो आप यहाँ बैठे क्यों है, आप कभी ला सकते थे। ये सुनने के बाद विंग कहता है कि राजकुमार ने कहा है कि मैं कुछ दिन घर पे ही रहूँ। शिचन भी इस बात पे नोट करता है। तभी विंग कहता है, शिचन का आप प्लीज़ अंदर आइए ना। ये सुनने के बाद शिचन कहता है कि नहीं नहीं, हम यही बैठते हैं, यही अच्छी हवा आ रही है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वही बैठ जाता है वो दोनों। तभी विंग शिचन का सिर्फ अंकल और वेंचिंग के बारे में भी पूछने लगता है। शिचन भी कहता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है। तभी शिचन विंग से कहता है, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही विंग का चेहरे का रंग थोड़ा सा उड़ जाता है। वो शिचन की तरफ ना देखते हुए कहता है कि हाँ, सब सब कुछ ठीक ठीक ही है। विंग थोड़ा सा हकला रहा था, उसे ये खुद की और वांगजी के बारे में बोलने के लिए थोड़ा सा हिचक फील हो रहा था। तभी शिचन कहता है कि विंग, तुम मेरे भाई की तरह है और वांगजी भी मेरा भाई है। वांगजी मेरा भाई है इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वांगजी दिल का बहुत ही अच्छा है। शायद तुमने इस कुछ दिनों में वांगजी के बिहेवियर में कुछ अजीब नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, वांगजी जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रहा है वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है। वो शायद किसी चीज़ से मजबूर है और वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं बस यही कहूँगा कि तुम बस वांगजी को गलत मत समझना। वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसका भी कोई दोष नहीं है, और वो ये सब क्यों करता है इसके बारे में भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। शायद वांगजी तुम्हें बहुत जल्दी बता देगा, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को गलत मत समझना। ऐसा कहते वो सामने की तरफ देख रहा था। विंग बहुत ही हैरानी से शिचन की तरफ देख रहा था। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था शिचनगा से ये सब सुनने में। उसे भी समझ नहीं आ रहा था शिचनगा की बातें। उसने हैरानी से शिचनगा की तरफ देखते हुए कहा कि शिचनगा, आप क्या कह रहे हैं। तभी शिचन ने विंग की तरफ देखा और छोटे से स्माइल किया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जब समय आएगा तो वांगजी ही तुम्हें सब कुछ बता देगा, लेकिन इससे पहले मैं यही कहूँगा कि तुम वांगजी को गलत मत समझना। ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगा। विंग ने भी शिचन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर वो दोनों थोड़ी से इधर उधर की बातें करने लगे, कबीले के बारे में बातें करने लगे, और विंग जिंगी के साथ खेल रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता है और शिचनगा वहाँ से चले जाते हैं। विंग फिर से वह कुछ देर तक बैठे रहते। तब उसने देखा कि वांगजी वापस आ गया है और वांगजी के हाथ में बहुत सारे सामान है। विंग बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था और शिचनगा ने उससे जो जो कुछ कहा उस बारे में सोच रहा था।